वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज़ उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और इससे पहले के लास्ट के लेक्चर में हम लोग स्पेशल लीनियर ग्रुप और जनरल लीनियर ग्रुप के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आपने मेरे लास्ट के लेक्चर को नहीं देखा है और अगर आप लोग उसको देखना चाहते हो, जनरल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप के बारे में अगर आप लोग बहुत ही अच्छे से विद एग्जांपल के साथ सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेरा लास्ट लेक्चर देखना होगा। तो आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। देन इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग हाइजेनबर्ग ग्रुप और अफाइन ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाइजेनबर्ग ग्रुप को डिस्कशन करेंगे कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, ऑर्डर क्या होता है इस ग्रुप का, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, सभी एलिमेंट के इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइजेनबर्ग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद अफाइन ग्रुप क्या होता है। ये जो अफाइन ग्रुप है ना, इसको आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि अफाइन ग्रुप क्या होता है। हाइजेनबर्ग के बारे में तो आप लोगों ने पहले कभी सुना होगा, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी तो हाइजेनबर्ग ग्रुप का तो नाम सुना होगा। लेकिन अफाइन ग्रुप का हो सकता है कि शायद आप लोगों ने नेम नहीं सुना हो। तो हम लोग अफाइन ग्रुप को भी डिस्कशन करेंगे, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का ग्रुप होता है, तो इस वजह से हम लोग इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले देखेंगे कि हाइजेनबर्ग ग्रुप क्या होता है। तो आप लोग को फील्ड के बारे में तो पता होगा ना, क्योंकि मैं आप लोग को ऑलरेडी फील्ड पढ़ा चुका हूँ। तो हमारे पास एक फील्ड है एफ। अब इस एफ फील्ड की हेल्प से एक सेट ऑफ मैट्रिसेस को डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग नेम दे रहे हैं एच ऑफ एफ। यहाँ पर एच का मतलब है हाइजेनबर्ग और एफ का मतलब है फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सेट है एच एफ, इसमें किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ रही हैं। अब अपर ट्रायंगुलर कैसी हैं, जिनका प्रिंसिपल डायगोनल की जो भी एंट्रीज है ना, यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसकी सारी एंट्रीज 1 1 1 होनी चाहिए, और नीचे वाली जो भी एंट्रीज है ना, वो तो सारी 0 होनी चाहिए। और इस प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट है ए बी और सी, ये फील्ड से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास इस एच ऑफ एफ में ये जो सेट है, इसमें सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन है, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल की सारी एंट्रीज 1 1 1 और ऊपर वाली जो भी एंट्रीज हैं ए बी और सी, ये फील्ड में बिलोंग करनी चाहिए। तो इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं इस एच ऑफ एफ में। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सेट भी आ गया। अब एक ऑपरेशन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस एच ऑफ एफ के लिए जो ऑपरेशन डिफाइन किया है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो एच ऑफ एफ सेट है, मतलब एच एफ सेट है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ अबेलियन ग्रुप होगा या फिर ये केवल ग्रुप होगा। तो इसको हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कार्डिनलिटी को चेक कर लेते हैं। अगर ये ग्रुप हो जाएगा तो फिर इस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जितनी एच एफ की कार्डिनलिटी होगी वही इस ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। तो पहले हम लोग एच एफ की कार्डिनलिटी को चेक कर लेते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है। तो यहाँ पर जो एफ है, अगर उसकी कार्डिनलिटी पी है, तो इस एच एफ सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो होगी पी की पावर क्यू। अब पी की पावर क्यू क्यों होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो ए बी सी हैं, ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड से। फील्ड की कार्डिनलिटी क्या है, पी है। तो इस ए के पास कितनी चॉइसेस हैं, पी चॉइस, बी के पास कितनी चॉइस है, पी चॉइस, और सी के पास कितनी चॉइस है, पी चॉइस। तो टोटल कितनी चॉइस होगी, पी की पावर क्यू। तो इस वजह से अगर फील्ड की कार्डिनलिटी पी है, तो इस एच एफ की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, पी की पावर क्यू। ठीक है, तो अब आप लोग को कार्डिनलिटी के बारे में तो पता लग गया। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं, और आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना ऑपरेशन क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। तो हम लोग आर्बिट्री एलिमेंट को कंसिडर कर लेते हैं। तो एक ए एलिमेंट कंसिडर कर लिया और एक बी एलिमेंट कंसिडर कर लिया। तो मैट्रिसेस इस टाइप की होंगी ना, अगर ए और बी इस एच एफ सेट में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आप लोगों के पास मैट्रिसेस आएगी ना, वो ये वाली मैट्रिक्स आएगी। अब मैं यहाँ पर आप लोग को मल्टीप्लाई करा के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग अपनी नोटबुक पर इस मैट्रिक्स को, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो आप लोग को सेम यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं ऐसा इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग का भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बच जाएगा। बाकी सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो तो आप लोग इजीली कर सकते हो। आप लोग को मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ये तो आप लोग को आता होगा ना, एडिशन भी आता होगा और आप लोग को मल्टीप्लिकेशन करना भी आता होगा।
तो जब आप लोग A इंटू बी निकालोगे तो आप लोग को ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। और यहाँ पर भी आप लोग इस मैट्रिक्स में इजीली देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है वो एच एफ में बिलोंग करेगी, मतलब इस सेट में बिलोंग करेगी, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल की सारी एंट्रीज क्या है 1 1 1, और नीचे की सारी एंट्रीज क्या है 0, और ऊपर की एंट्रीज क्या है a प्लस ए डैश, ये है b प्लस बी डैश प्लस ए सी डैश, और ये है c प्लस सी डैश। तो अगर आप इनको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद कोई ना कोई तो रियल नंबर आएगा ना, और वो रियल नंबर जो भी आएगा वो इस फील्ड में बिलोंग करेगा, क्योंकि फील्ड के पास ऑपरेशन क्या होते हैं, दो ऑपरेशन होते हैं ना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो जो फील्ड होता है वो भी तो क्लोज्ड होता है ना, एडिशन के साथ भी और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी। तो यहाँ पर भी ये जो ए डैश हैं, बी डैश और सी डैश हैं, ये फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं। तो आप अगर आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे या फिर ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये फील्ड में बिलोंग कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी जो एलिमेंट हैं ये भी फील्ड में बिलोंग करेंगे। तो अब तो आपको समझ आ गया होगा ना, अब तो क्लियर हो गया होगा ना कि ये वाली जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है ये इस एच एफ के सेट में बिलोंग कर जाएगी। तो क्लोज प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिविटी की कंडीशन। तो अगर आप लोग एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी चेक करोगे ना तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। आप लोग अपनी नोटबुक पर ट्राई कीजिए, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप लोग को बस मल्टीप्लाई करा के देखना है और लास्ट में देखना है कि दोनों की जो आउटपुट आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो एसोसिएटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक करते हैं कि इस एच एफ सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, तो एच एफ के सेट के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ये है, और यहाँ पर आप लोग इस आइडेंटिटी एलिमेंट को भी इजीली देख सकते हो कि ये भी एच एफ के सेट में बिलोंग कर जाएगी। ये वाली मैट्रिक्स कैसे बिलोंग करेगी, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसकी सारी एंट्रीज क्या है 1 1 1 है, और नीचे की एंट्रीज यहाँ पर ये जो दी गई हैं ये क्या है 0 हैं, और यहाँ पर इसमें ऊपर की एंट्रीज भी 0 हैं। लेकिन आप लोग को ये पता है ना कि फील्ड में 0 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से ऊपर की एंट्रीज 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो फील्ड से बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ पर तो फील्ड से बिलोंग कर रहे ना, लेकिन नीचे वाले पर रेस्ट्रिक्शन है कि प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज 1 1 1 होनी चाहिए एच एफ के सेट के लिए, और नीचे की एंट्रीज 0 होनी चाहिए। तो ये भी सेटिस्फाई यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना ये एच एफ के सेट में बिलोंग कर रहा है। तो अगर आप लोग किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एच एफ के एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराओगे ना तो आप लोग को सेम वही एलिमेंट मिल जाएगा जो आप लोग शुरू में लेके चले थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम लोग इन्वर्स एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो इन्वर्स एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो आप लोग इन जनरल मैट्रिक्स लेके चल रहे हो, मतलब हम लोग एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे ना एच ऑफ एफ में से, इस एच एफ वाले सेट में से, तो ये जो हम लोग जनरल मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्योंकि इन्वर्स वाले फॉर्मूले में हम लोग को डिटर्मिनेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा 1। आप लोग इजीली तरीके से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। अब अगर आप लोग को डिटर्मिनेंट निकालना भी नहीं आ रहा है फिर तो बहुत गलत बात है, आप लोग को डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। तो इस ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो है 1। अब इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, तो इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा वो ये वाली मैट्रिक्स आएगी। अब इसमें क्या करना है कि 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1/1, 1/1 का मतलब 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये जो हमारे पास है यही क्या हो जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये ए इनवर्स आ गया, और यहाँ पर आप लोग इसको भी देख सकते हो कि ये इस एच एफ के सेट में बिलोंग कर जाएगा। प्रिंसिपल डायगोनल की जो भी एंट्रीज हैं वो क्या है 1 1 है, और नीचे की सारी एंट्रीज 0 है, और ऊपर वाले ये जो एलिमेंट है ना ये फील्ड में बिलोंग कर जाएंगे। तो ये जो इनवर्स एलिमेंट है ये भी एच एफ सेट में बिलोंग कर रहा है। तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। अब तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, तो 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एच एफ सेट है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म कर गया। तो क्या अब ये अबेलियन ग्रुप होगा या फिर ये नहीं होगा, क्योंकि अबेलियन ग्रुप होने के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं। तो पहले हम लोग ए इंटू बी को कैलकुलेट करेंगे, देन इसके बाद बी इंटू ए को कैलकुलेट करेंगे, और देखेंगे कि ये जो दोनों मैट्रिक्स आ रही हैं ये बराबर हैं या फिर ये नहीं है।
अगर बराबर होंगे तो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा और अगर नहीं होंगे तो फिर अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। तो जब आप लोग ए इंटू बी को कैलकुलेट करोगे ना तो आप लोग को ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। एंड इसी तरीके से अगर आप लोग बी इंटू ए को कैलकुलेट करोगे तो आप लोग को ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब चेक करते हैं कि यहाँ पर ये जो दोनों मैट्रिक्स आई हैं हमारे पास, ये दोनों बराबर हैं या फिर ये नहीं हैं। तो यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हो कि इस वाली एंट्रीज और इस वाली एंट्रीज को छोड़ के इन दोनों मैट्रिक्स में जो भी एंट्रीज दी गई ना वो बिल्कुल सेम पोजीशन पर बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर नीचे 0 0 दिए गए, यहाँ पर भी नीचे 0 0। तो इस एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्रीज तो सेम हैं, लेकिन ये वाली जो एंट्रीज हैं, ये वाली जो दोनों एंट्रीज हैं, ये दोनों मैच नहीं करेंगे। क्योंकि देखो कैसे, बी प्लस बी डैश प्लस ए सी डैश, और यहाँ पर क्या है बी प्लस बी डैश, मतलब यहाँ पर बी डैश मैंने आगे लिख दिया तो बात तो वही है ना। ठीक है, तो बी डैश प्लस बी प्लस ए डैश सी, तो यहाँ पर ये मैच क्यों नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर है ए सी डैश और यहाँ पर क्या है ए डैश सी। तो ए सी डैश मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए डैश सी, मतलब ए सी डैश ए डैश सी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इन जनरल तो नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। दैट इज एच एफ इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो हाइजेनबर्ग ग्रुप होता है ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोग इन सभी स्टेटमेंट को याद रखना, क्योंकि मैं जितने भी आप लोग को ग्रुप के एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना वो इसी वजह से बता रहा हूँ कि जब आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले ना तो वहाँ पर आप लोग काउंटर कर सको कि अगर हम ये वाला ग्रुप लेते हैं तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी या फिर नहीं होगी। क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग के पास ग्रुप के एग्जाम्पल होंगे ना उतनी ही जल्दी आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ग्रुप के एग्जाम्पल को इकट्ठा कर सकते हो ना उतने आप लोग कर लो, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान रखना कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अभी तो मैं आप लोग को यहाँ पर केवल ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ कि ग्रुप कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। और आगे जैसे जैसे हम लोग लेक्चर्स में बढ़ते जाएंगे ना इस लेक्चर सीरीज में, तो आगे हम लोग प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन करेंगे। तो अब आप लोग इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना कि हाइजेनबर्ग नॉन अबेलियन ग्रुप होता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं अफाइन ग्रुप। वैसे हो सकता है कि शायद आप लोगों ने इस ग्रुप का नेम कहीं भी नहीं सुना हो, क्योंकि जनरली आप लोग को बुक्स में इस टाइप का ग्रुप कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जो मैं अभी आप लोग को ग्रुप बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि शायद आप लोगों को कहीं देखने को मिल जाए, लेकिन आप लोगों ने अभी तक अफाइन ग्रुप का नेम नहीं सुना होगा। और अगर आप लोगों ने सुना है इसका मतलब फिर बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी थोड़ी बहुत तो पढ़ रखी है। ठीक है, तो अब हम लोग अफाइन ग्रुप को देखते हैं। तो अफाइन ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं वो फंक्शंस होते हैं, मतलब फंक्शंस का कलेक्शन होता है। लेकिन इस सेट में एक स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं, सभी फंक्शन नहीं आते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप के फंक्शन आते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग नोटेशन देखो कि अफाइन ग्रुप को डिनोट किस तरीके से करते हैं। तो उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए डबल एफ ऑफ आर, आर का मतलब है यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर। तो अब इसमें एलिमेंट किस टाइप के आते हैं, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फाई ए कॉमा बी। यहाँ पर आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है फाई ए कॉमा बी से, क्योंकि हम लोग फंक्शन को एफ से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी जी से भी डिनोट करते हैं, एच से भी डिनोट करते हैं। तो ये तो केवल फंक्शन के नोटेशन होते हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने जो फंक्शन का नोटेशन यूज़ किया है वो है फाई ए कॉमा बी। अब फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किए हैं, phi a comma b is the function from R to R such that phi a comma b of x is equal to ax plus b and a comma b belongs to R and a is not equal to 0। यहाँ पर ये जो a comma b है ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। और फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, phi a comma b of x is equal to ax plus b। तो जो इस टाइप के फंक्शन होंगे केवल उन्हीं फंक्शन को हम लोग इस सेट में कंसिडर करेंगे, बाकी और किसी भी फंक्शन को हम लोग इस सेट में कंसिडर नहीं करेंगे। केवल इन्हीं टाइप के फंक्शन को हम लोग कंसिडर करेंगे जहां पर इस फंक्शन में ये जो a और b है ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब a नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोग को सेट समझ आ गया होगा कि सेट में एलिमेंट किस टाइप के आ रहे हैं। अब हम लोग इस सेट के ऊपर एक ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं। तो इस अफाइन सेट के ऊपर जो हम लोगों ने ऑपरेशन डिफाइन किया है वो है फंक्शन कंपोजिशन। तो अब हमारे पास सेट भी है और एक ऑपरेशन भी है।
तो ये जो अफाइन ऑफ आर है ना, मतलब ये वाला जो सेट है ये फंक्शन कंपोजिशन के साथ एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है। तो हम लोग इन सभी प्रॉपर्टी को एक एक करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे? इस अफाइन वाले सेट में से हम लोग किन्हीं भी दो आर्बिट्री एलिमेंट को कंसिडर कर लेते हैं और उनको फंक्शन कंपोजिशन के साथ ऑपरेट करा देंगे। ऑपरेट कराने के बाद ये देखेंगे कि आउटपुट में जो भी हम लोग को सेट मिल रहा है वो एक तो यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए और जो भी एलिमेंट मिल रहा है वो इस अफाइन सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो हम लोग किन्हीं भी दो आर्बिट्री एलिमेंट को कंसिडर कर लेते हैं, फाई ए कॉमा बी और फाई सी कॉमा डी, मतलब ये क्या है? फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, इनको ऑपरेट करा देते हैं, मतलब फंक्शन कंपोजिशन के साथ। तो फाई ए कॉमा बी फंक्शन कंपोजिशन फाई सी कॉमा डी एट एक्स इज इक्वल टू फाई ए कॉमा बी सी एक्स प्लस डी। अब ये मैंने यहाँ पर सी एक्स प्लस डी कैसे लिख दिया? ये मैंने इसकी हेल्प से लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फाई ए कॉमा बी एट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर चेंजेस क्या है इन दोनों में? यहाँ पर ए कॉमा बी है और यहाँ पर क्या है, सी कॉमा डी। तो ए की जगह सी कर दीजिए और बी की जगह डी कर दीजिए, तो यही तो हम लोग को मिल जाएगा ना, सी एक्स प्लस डी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, फाई ऑफ सी कॉमा डी एट एक्स की जगह सी एक्स प्लस डी। अब हम क्या करेंगे, इसको भी ऑपरेट करा लेते हैं। तो जब इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर एट एक्स पर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए एक्स प्लस बी। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटू सी एक्स प्लस डी। अब ये जो हमारा सी एक्स प्लस डी है ना, ये एक्स की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर ये जो एक्स है ना उसकी तरह ये बिहेव करेगा। तो ये हो जाएगा ए इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस बी। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये हम लोग लिख रहे हैं ए सी इंटू एक्स प्लस ए डी प्लस बी। अब इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, फाई ए सी कॉमा ए डी प्लस बी, ठीक है। तो इसको लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम फाई ए कॉमा बी को अगर ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं तो ए एक्स प्लस बी को हम लोग फाई ए कॉमा बी भी तो लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग फाई ए सी कॉमा ए डी प्लस बी ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो फाइनली अब हमारे पास क्या आ गया, फाई ए कॉमा बी फंक्शन कंपोजिशन फाई सी कॉमा डी इज इक्वल टू फाई ए सी कॉमा ए डी प्लस बी। और यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हो कि ये अफाइन ऑफ आर में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, अब इसी तरीके से आप लोग एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी चेक करोगे ना, तो एसोसिएटिविटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। और आप लोग को ये बात भी पता है कि जो फंक्शन कंपोजिशन होता है वो ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, तो इस वजह से एसोसिएटिविटी की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट को चेक करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा और इनवर्स एलिमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें होती है ना, किसी भी ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ये काम की चीज़ें होती हैं। बाकी क्लोजर और एसोसिएटिविटी ये तो आप लोग इजीली चेक कर सकते हो, लेकिन जो मेन काम है ना वो आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट देखो कि किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे रैंडमली तो नहीं बता सकते कि केवल सेट देखकर बता दें कि ये वाला जो एलिमेंट होगा वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ऐसे हम लोग यहाँ पर नहीं बता सकते। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को जनरल प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो जनरल तरीके से कैसे निकालेंगे ये देखो। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक आर्बिट्री एलिमेंट है फाई ए कॉमा बी, और इस आर्बिट्री एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट है वो है फाई एक्स कॉमा बाई। तो यहाँ पर फाई ए कॉमा बी भी फंक्शन है और फाई एक्स कॉमा बाई ये भी एक फंक्शन है। तो अब अगर फाई ए कॉमा बी का ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है फाई एक्स कॉमा बाई, तो अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो फंक्शन कंपोजिशन के साथ ऑपरेट कराने के बाद सेम आप लोग को फाई ए कॉमा बी मिल जाना चाहिए। तो हम लोग यही काम कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, फाई ए कॉमा बी फंक्शन कंपोजिशन फाई एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू फाई ए कॉमा बी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप लोग इसको फंक्शन कंपोजिशन के साथ ऑपरेट कराओगे, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को ऑपरेट करा के दिखाए थे ना दो फंक्शन, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से जब आप लोग इनको यहाँ भी ऑपरेट कराओगे फंक्शन कंपोजिशन के साथ, तो आप लोग को मिलेगा फाई ए एक्स कॉमा ए बाई प्लस बी।
और ये तो सेम बिल्कुल वैसा का वैसा ही है ना, जो यहाँ पर लिखा है वही हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। तो अब हम लोग को ये मिल गया। अब अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो ए एक्स है ये इस ए के बराबर होगा, और यहाँ पर ये जो ए बाई प्लस बी है ये बी के बराबर होगा। तो इसको हम लोगों ने बराबर कर दिया, ए एक्स इज इक्वल टू ए और ए बाई प्लस बी इज इक्वल टू बी। अब यहाँ से हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और जब आप लोग इसको सॉल्व करके वाई की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से वाई की वैल्यू आप लोग को मिल जाएगी 0। तो अब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो इस फाई ए कोमा बी के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना वो होगा फाई 1 कोमा 0। ठीक है, तो अब हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया, और आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर आप लोग को वेरीफाई करके भी दिखाया है कि फाई ए कोमा बी को अगर आप लोग फाई 1 कोमा 0 के साथ ऑपरेट कराओगे ना तो आप लोग को फाई ए कोमा बी ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर कैसे ऑपरेट कराओगे, पहले तो आप लोग फाई 1 कोमा 0 को एट एक्स पर सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा केवल एक्स, क्योंकि 1 इंटू एक्स प्लस 0 होगा ना, तो प्लस 0 को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत तो है नहीं है। तो 1 इंटू एक्स मतलब एक्स। तो फाई 1 कोमा 0 एट एक्स जब आप इसको केवल सॉल्व करोगे तो आप लोग को केवल एक्स मिलेगा, और केवल एक्स जब इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो हम लोग को यही तो मिल जाएगा फाई ए कोमा बी एट एक्स। तो अब तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी वेरीफाई हो गया, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हम लोग को मिल गया। अब हम लोग इन्वर्स एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग ऐसे रैंडमली इन्वर्स एलिमेंट को भी नहीं बता सकते कि अगर आप लोग को कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट दे दिया जाए और पूछा जाए कि इन्वर्स एलिमेंट ऐसे रैंडमली बता दो, तो वो आप लोग नहीं बता सकते। आप लोग को यहाँ पर भी इन्वर्स एलिमेंट निकालने के लिए जनरल प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। तो इन्वर्स एलिमेंट निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि जो फाई ए कोमा बी का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो है फाई एक्स कोमा वाई। तो अगर ये फाई एक्स कोमा वाई फाई ए कोमा बी का इन्वर्स एलिमेंट है, इसका मतलब फाई ए कोमा बी फंक्शन कंपोजिशन फाई एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू फाई 1 कोमा 0। यहाँ पर ये फाई 1 कोमा 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि अगर इन दोनों को ऑपरेट कराएंगे और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग को मिल जाना चाहिए। तो इसको हम लोगों ने आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर कर दिया। अब इनको ऑपरेट करा लेते हैं। तो ऑपरेट कराने के बाद हमारे पास क्या आएगा, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आप लोग को फंक्शन को ऑपरेट करके दिखाया था ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जब आप लोग इनको ऑपरेट कराओगे तो आप लोग को मिलेगा फाई ए एक्स कॉमा ए बाई प्लस बी, और ये बराबर होगा फाई 1 कॉमा 0 के। तो अब अगर ये बराबर है इसका मतलब ए एक्स इज इक्वल टू 1 और ए बाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1 बाई ए, और बाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस बी बाई ए। तो यही मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, देखो x इज इक्वल टू 1 बाई ए और y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये मैं आप लोग को सेट में भी बता चुका हूँ कि जो a की वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो a इज नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू ये गई और y की वैल्यू ये गई। इसका मतलब इनवर्स ऑफ फाई a कॉमा b इज इक्वल टू फाई 1 बाई ए कॉमा माइनस बी बाई ए। और यहाँ पर ये जो इस एलिमेंट का ये जो इन्वर्स है ना, ये इन्वर्स भी अफाइन ऑफ आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने ये आर्बिट्री एलिमेंट लिया था ना, तो आर्बिट्री एलिमेंट का हम लोगों ने इन्वर्स एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया और वो अफाइन ऑफ आर में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो भी अफाइन ऑफ आर के सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो चार प्रॉपर्टी तो अब सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट। तो ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब अफाइन ऑफ आर इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन कंपोजिशन। ऑपरेशन क्या है, फंक्शन कंपोजिशन। तो ये ग्रुप तो फॉर्म कर गया। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये अबेलियन ग्रुप होगा या फिर ये नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे, फाई ए कोमा बी फंक्शन कंपोजिशन फाई सी कोमा डी। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ऑपरेट कराओगे, तो आप लोग के पास आएगा फाई ए सी कोमा ए डी प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से अगर आप लोग इसके रिवर्स को कैलकुलेट करोगे, मतलब फाई सी कोमा डी फंक्शन कंपोजिशन फाई ए कोमा बी, तो जब आप लोग इसको ऑपरेट कराओगे तो ये आप लोग के पास आ जाएगा फाई ए सी कॉमा सी बी प्लस डी। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों फंक्शन हैं, ये बराबर होंगे या फिर ये नहीं होंगे। तो ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो सफिक्स में दिए गए ना, तो ए सी, यहाँ पर भी ए सी है तो ये तो बराबर हो गए। लेकिन ये जो दूसरा दिया गया ना ए डी प्लस बी और सी बी प्लस डी, ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इन जनरल ए डी प्लस बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू सी बी प्लस डी।
तो ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इन जनरल तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब अफाइन ऑफ आर इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन कंपोजिशन। तो अब आप लोग को ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि अफाइन ऑफ आर में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं और ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर फंक्शन कंपोजिशन। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी होंगी, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन करोगे ना तो आप लोग को उस टाइम तुरंत हिट करना चाहिए कि इस अफाइन ऑफ आर का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 5 1,0 और इसके जो इन्वर्स एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए। अगर ये नहीं आएंगी तो फिर आप लोग क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और हो सकता है कि शायद कोई मिस्टेक भी हो जाए। तो इस वजह से अगर आप लोग को ये सारे स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से ध्यान होंगे ना तो फिर आप लोग क्वेश्चन को जल्दी भी कर लोगे और मिस्टेक होने के भी कोई भी चांसेस नहीं होंगे। तो इस वजह से जो भी मैं आप लोग को रिजल्ट या फिर स्टेटमेंट बताता हूँ या जो भी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ उन प्रॉपर्टीज़ को आप लोग याद रखा करो। आप लोग को बिल्कुल भी भूलने की ज़रूरत नहीं है। अगर भूल जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी और आप लोग को ही दिक्कत होगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टेटमेंट हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, उन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखोगे। तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में दो ग्रुप को डिस्कशन किया था, हाइजेनबर्ग ग्रुप और अफाइन ग्रुप। तो ये दोनों ग्रुप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो इतना इंपॉर्टेंट ग्रुप है ना कि पूरी ग्रुप थ्योरी में उससे आप लोग अपना पीछा नहीं छोड़ा पाओगे। तो वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है और उस ग्रुप का जो नेम है वो है क्वाटरनियन ग्रुप। याद आया कुछ, जिसको हम लोग Q8 से डिनोट करते हैं। तो ये जो ग्रुप है ना क्वाटरनियन ग्रुप, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे कि इसको कंस्ट्रक्ट किस तरीके से किया जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट, काइले टेबल किस तरीके से बनाते हैं, बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं ना, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कशन करेंगे कि क्वाटरनियन ग्रुप क्या होता है। बाकी और भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उनको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर को आप लोग बिल्कुल देखना, क्योंकि Q8 जो ग्रुप है ना वो पूरी ग्रुप थ्योरी में आपका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जो चीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ रही है उसका आप पीछा मत छोड़ो ना। तो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल देखना, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।